सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 12वीं भूगोल के नोट्स। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ श्रीमान श्री राम जी जाखड़ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं। अध्याय 20 परिवहन। परिवहन को राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं कहते हैं। परिवहन से तात्पर्य यात्रियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से। परिवहन साधनों के अंतर्गत सड़क, रेल, वायु, नौ परिवहन तथा पाइपलाइन आदि सम्मिलित है। परिवहन के साधन स्थल, जल और वायु। यदि स्थल को देखें तो स्थल मार्ग में सड़क, रेलवे और पाइपलाइन आती है। जल के अंतर्गत अंतःस्थलीय, सागरीय व महासागरीय महामार्ग आते हैं। और वायु परिवहन के साधनों में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दो प्रकार के पाए जाते हैं। परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है भौतिक कारक, यानी समतल मैदानी क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था अधिक विकसित होती है। दूसरा सांस्कृतिक कारक, कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों जैसे रेगिस्तान में परिवहन कम विकसित होता है। तीसरा आर्थिक कारक, खनिज व औद्योगिक बहुलता वाले क्षेत्रों में परिवहन के साधन भी अधिक विकसित होते हैं। सुरक्षात्मक कारक, सीमाओं की सुरक्षा व सैन्य उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु परिवहन अधिक विकसित किया जाता है। आगे बात करते हैं राजनीतिक कारक की। तो सरकारी नीतियां भी सड़क परिवहन तंत्र का विकास है उसको प्रभावित करती है। उसके बाद में इसी क्रम में आगे देखते हैं कि सड़क परिवहन जो है वो किस रूप में है। देखिए, सड़क परिवहन छोटी दरियों व हल्के सामान के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में सड़कों का वितरण बड़ा ही असमान है और भारत में सड़कों की लंबाई 49 लाख किलोमीटर है, जो देश के परिवहन का 80% वहन करती है। भारत का सड़क परिवहन विश्व का तीसरा बड़ा परिवहन है। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र भारत का अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र के बाद क्रमशः तमिलनाडु, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश का स्थान है। केरल तथा पंजाब में सर्वाधिक सड़क घनत्व है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और ये भारत का ऐतिहासिक सड़क है जो कोलकाता से लाहौर तक जाता है। वर्तमान में ये कोलकाता से अमृतसर तक जाते हैं और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। सड़क परिवहन का महत्व क्या है? देखिए, इसका महत्व देखें तो डोर टू डोर या घर घर जाकर सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। दूसरा, वर्षा ऋतु को छोड़कर हर समय परिवहन योग्य होता है। तीसरा, छोटी दूरी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। और चौथा, सड़क परिवहन कच्चे माल, तैयार माल व श्रम के संचलन द्वारा कृषि व उद्योगों की मदद करती है। अगला देखें तो विषम धरातल पर भी सड़कें हैं वो बनाई जा सकती है। कैसा भी स्थान हो, उबड़ खाबड़ हो चाहे कैसा भी हो, गांव को शहरों से जोड़कर इन्हें देश की मुख्य धारा में शामिल करती है। सड़कों के माध्यम से ही सड़क परिवहन पहाड़ी, मरुस्थलीय, जनजातीय व पिछड़े क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है, जिससे सभी लोगों का और सभी लोगों तक सबकी पहुंच हो सके। भारत में सड़कों के प्रकार देखें तो सड़क विकास के लिए बनाई गई नागपुर योजना 1961 में पहली बार सड़कों को 4 वर्गों में विभाजित किया।
4 वर्ग देखें तो पहला था राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH, दूसरा राज्य राजमार्ग जिसे SH से प्रदर्शित करते हैं, तीसरा जिला सड़कें जिसे DR से प्रदर्शित करते हैं, और चौथा ग्रामीण सड़कें जिसे VR से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है सीमावर्ती सड़कें जिसे BR से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार इनको 5 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग। ये राजमार्ग देश की चौड़ाई एवं लंबाई के अनुसार बिछाए गए होते हैं। ये राज्यों की राजधानियों को बंदरगाहों और औद्योगिक व खनन क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय महत्व के शहरों एवं कस्बों को आपस में जोड़ते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1 लाख किलोमीटर है। NH7 देश का सबसे लंबा 2369 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, जो कन्याकुमारी को वाराणसी से जोड़ता है। इसका अब नया नाम NH47 है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 230 है। देश की कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्ग मात्र 1.7% में विस्तृत है, परंतु इन मार्गों के द्वारा 40% सड़क यातायात की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन राजमार्गों की देखभाल केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन है वो 1995 में किया गया था, जिसका प्रमुख कार्य नेशनल हाईवे के विकास, रख रखाव व उसका प्रबंधन करना है। उसके बाद में यदि आगे इसी क्रम में इसको देखें तो राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं किस रूप में है। पहली है चतुर्भुज योजना यानी गोल्डन कॉरिडोर डोरिलेटरल। इनकी कुल लंबाई है वो 5846 किलोमीटर है, जो भारत के 4 प्रमुख नगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई को आपस में जोड़ती है। स्वर्णिम चतुर्भुज में केवल राष्ट्रीय राजमार्गों का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 13 राज्यों से होकर गुजरेगी। दूसरा देखते हैं उत्तर व पूर्वी पश्चिमी गलियारा, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से प्रारंभ होकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक 4016 किलोमीटर तक विस्तृत है, जबकि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात तक 3640 किलोमीटर में विस्तृत है या फैला हुआ है। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर का मिलन झांसी मध्य प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत होता है। उसके बाद में यदि देखें तो द्रुत राजमार्गों को देखें तो इन राजमार्गों का निर्माण है वो देश में यातायात के त्वरित संचालन हेतु किया गया है। ये प्राय कंक्रीट के बने हुए 4 या 6 लेन वाले राजमार्ग हैं और कुछ मामलों में मानव और जानवरों को सड़क के बीच आने से रोकने के लिए बाड़ लगाते हैं। वर्तमान में 23 एक्सप्रेस वे हैं तथा 17 निर्माणाधीन है। प्रमुख एक्सप्रेस वे मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे को राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 1 के नाम से जानते हैं। दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे, दुर्गापुर एक्सप्रेस वे कोलकाता और दुर्गापुर के मध्य है तथा यमुना एक्सप्रेस वे है। उसके बाद में आता है बोट यानी ब्लूट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। वर्तमान में सड़कों के निर्माण, रखरखाव तथा संचालन में निजी भागीदारी निभाने के लिए निजी क्षेत्र को आमंत्रित किया गया। इसी नीति का आधार निर्माण, संचालन एवं स्थानांतरण यानी BOT है। उसके बाद में इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि राज्य राजमार्ग क्या होते हैं। ये एक राज्य के भीतर व्यापारिक एवं सवारी यातायात के मुख्य आधार होते हैं। ये राज्य के प्रत्येक कस्बे को, राज्य की राजधानी, सभी जिला मुख्यालयों, राज्य के महत्वपूर्ण स्थलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग से संलग्न क्षेत्रों के साथ जोड़ते हैं। इन राजमार्गों का निर्माण व रखरखाव करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। जिला सड़कों के बारे में देखें तो ये सड़कें बड़े गांवों एवं कस्बों को एक से दूसरे से तथा जिला मुख्यालयों से जोड़ती है।
ये अधिकांशतः कच्ची होती है। इनका निर्माण एवं रख रखाव जिला परिषदों या संबंधित सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। उसके बाद में ग्रामीण सड़कें, ये सड़कें गांवों को जिला सड़कों से जोड़ती है। ये सड़कें प्राय कच्ची, संकरी तथा भारी वाहन यातायात के अनुपयुक्त होती है। क्या इनका निर्माण एवं रख रखाव ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता है? सीमा सड़कें 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड BRO की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना है। सीमा सड़क संगठन एक कार्यकारी विभाग है जो कि हिमालय तथा पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों एवं राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में सड़कों का निर्माण तथा रख रखाव करता है। यह ऊंचे क्षेत्रों में बर्फ हटाने का भी कार्य करता है। रेल परिवहन के बारे में देखें तो भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उपक्रम है। विशाल रेल मार्ग के साथ भारतीय रेलवे एशिया में सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल प्रणाली है। भारतीय में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर संचालित की गई थी। भारतीय रेल की कुल लंबाई 67,312 किलोमीटर है। वर्तमान में भारतीय रेल को 17 रेलवे मंडलों में विभाजित किया गया है। 17वां नवीनतम रेल मंडल है कोलकाता मेट्रो है, जिसका गठन 2010 में हुआ है, जो हमने पीछे 10 नंबर पार्ट में पढ़ा था। उसके बाद में भारतीय रेल का महत्व यदि हम देखें तो कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेंट, खनिज तेल, खाद्यान्न जैसी मूल व उपयोगी वस्तुओं के यातायात का लगभग 90% रेल परिवहन के माध्यम से पूरा होता है। रेल परिवहन द्वारा कृषि एवं उद्योग क्षेत्र के विकास एवं विस्तार में सहायता मिलती है, क्योंकि ये कच्चे माल, मशीनरी, तैयार माल, श्रमिक एवं ईंधन के व्यापक संचलन को संभव बनाता है तथा बाजार के एकीकरण में सहायता करता है। रेलवे द्वारा सूखा एवं अन्य आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्रों में अनिवार्य वस्तुओं की त्वरित आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार रेल है वो मुख्य रूप से भारतीय लोगों के काम आती है। भारतीय रेल मार्गों में पटरी की चौड़ाई गेज की दृष्टि से विविधता पाई जाती है, इसको जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं ब्रॉड गेज जो 1.675 मीटर है। उसके बाद में देखें तो मीटर गेज है वो 1 मीटर की होती है। उसके बाद में नैरो गेज 0.762 मीटर की होती है। उसके बाद में बात करते हैं मानक गेज की या मेट्रो गेज की जो 1.44 मीटर की होती है। भारतीय रेल मार्ग का वितरण यदि हम समझे तो सघन क्षेत्र भारत में कुल रेल सघनता का लगभग आधा भाग उत्तरी मैदानों में है। कहाँ है? उत्तरी मैदानों में। उच्च जनसंख्या घनत्व, सुविकसित अर्थव्यवस्था तथा समतल स्थलाकृति इस क्षेत्र में रेल मार्गों की उच्च सघनता के कारण है। उसके बाद में आता है मध्यम सघन क्षेत्र। इसमें प्रायद्वीपीय क्षेत्र का आंतरिक पहाड़ी व पठारी भूभाग को शामिल किया जाता है। निम्न सघन क्षेत्र इसके अंतर्गत हिमाचल क्षेत्र, पूर्वोत्तर प्रांत तथा पश्चिमी राजस्थान शामिल किए जाते हैं। भारत में आधुनिक रेलगाड़ियां देखें तो पहली है गतिमान एक्सप्रेस। ये भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा जो आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित है। उसके बाद में यदि हम देखें तो इसका शुभारंभ 5 अप्रैल 2016 को किया गया। यह ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से आगरा कैंट के मध्य 187 किलोमीटर की दूरी 100 मिनट में तय करेगी। शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस का शुभारंभ 8 अप्रैल 2016 को हुआ और यह अमृतसर से दिल्ली के मध्य चलेगी। उसके बाद में आता है हिमसागर एक्सप्रेस। यह देश की सबसे लंबी दूरी 3729 किलोमीटर तय करने वाली ट्रेन है जो कन्याकुमारी से जम्मूवती तक चलती है। उसके बाद में बात करते हैं टेलगो ट्रेन। ये तीव्र गति से चलने वाली ट्रेनें हैं
भारत में 2 मार्गों पर टेलगो ट्रेन चलाने की योजना है। दिल्ली मुंबई तथा मथुरा पलवल मार्ग। उसके बाद में आता है बुलेट ट्रेन। यह भी तीव्र गति की ट्रेन है जो मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली वाराणसी तथा दिल्ली कोलकाता के मध्य चलाने की योजना है। देश का पहला रेल विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात में स्थापित करने की घोषणा की गई है। उसके बाद में अगले पॉइंट पे चलते हैं जिसमें आता है आपका विश्व विरासत में शामिल भारतीय रेल कौन कौन सी है। पहला आता है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो 1999 में। उसका बाद नीलगिरी पर्वतीय रेल जिसका निर्माण 2005। उसके बाद में कालका शिमला रेलवे 2008। फ्रंट कॉरिडोर परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत देश के 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई को जोड़ने का विचार है। उसके बाद में ये चारों महानगर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कोंकण रेलवे परियोजना की बात करें तो इसे भारतीय इंजीनियरिंग का चमत्कार भी कहा जाता है। कोंकण रेलवे मार्ग का निर्माण 1998 में किया गया जो पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला से गुजरता हुआ रोहा यानी महाराष्ट्र को मैंगलोर कर्नाटक से जोड़ता है। इस रेल मार्ग की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह ट्रेन 146 नदी धाराओं 2000 पुलों एवं 191 सुरंगों से गुजरती है जो अपनी प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मेट्रो रेल की बात करें तो भारत में मेट्रो रेल का प्रारंभ है वो 1972 में कोलकाता में हुआ। भारत के दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद तथा जयपुर में मेट्रो ट्रेनों का संचालन हो रहा है। उसके बाद में आगे बात करें मोनोरेल की तो देश की पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। उसके बाद में यदि हम देखें तो वायु परिवहन की बात करते हैं तो वायु परिवहन में वायुयान यातायात का तीव्रतम परंतु महंगा साधन है और एवं माल परिवहन के अलावा देश की रक्षा के लिए भी वायु यातायात का विकास अनिवार्य है। इसके साथ ही यह दूरस्थ स्थानों पर पहुंच कर प्राकृतिक आपदाएं जो होती है उनमें राहत हेतु उत्तम माध्यम होता है। भारत में 18 फरवरी 1911 को पहली बार वाणिज्य के उड़ान भरी गई थी जो कि इलाहाबाद व नैनी के मध्य 10 किलोमीटर थी। भारत में वायु परिवहन की सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को है। ये प्राधिकरण 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 97 घरेलू हवाई अड्डों का प्रबंधन कर रहा है। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था तथा सभी विमान कंपनियों को 2 नवीन निर्मित निगमों में शामिल कर दिया गया। उसके बाद में देखते हैं इंडियन एयरलाइंस जिसको देश के भीतरी भागों में व पड़ोसी देशों में वायु सेवाएं चलाने का कार्य सौंपा गया है। दूसरा एयर इंडिया इंटरनेशनल, इसे लंबी दूरी के अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर वायु सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उसके बाद में यदि हम बात करें तो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड पूर्वोत्तर राज्यों तथा लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हेलीकॉप्टर सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाता है। 27 अगस्त को, ध्यान से सुनना, 27 अगस्त 2007 को एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय से द नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड अस्तित्व में आया और नवंबर 2010 से नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का नाम बदलकर एयर इंडिया लिमिटेड किया गया था और इसका नया लोगो महाराजा स्वीकृति किया गया था। इस प्रकार इनका नव निर्माण है वो किया गया। उसके बाद में देखते हैं ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे ऐसे हवाई अड्डे होते जहां पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने संबंधी विधियों को प्रयोग में लाया जाता है। वो सारे हवाई अड्डे क्या कहलाते हैं? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहलाता है। भारत में एक हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट माना गया है। जोधपुर तथा पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम, नागालैंड व अरुणाचल में
अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण की योजना बनाई जा रही है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो है वो ध्यान से देखेंगे, वो भारत में वर्तमान में 23 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें प्रमुख है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में, सांता क्रूज या छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो मुंबई के अंदर स्थित है, चेन्नई, बेंगलुरु, जयपुर, अहमदाबाद और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आदि को सम्मिलित किया गया है। भारत वर्तमान में 104 देशों के साथ वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। कितने देशों के साथ जुड़ा हुआ है? 104 देशों के साथ वायु सेना में सेवाओं में जुड़ा हुआ है। भारत में हवाई अड्डों के विकास के लिए अनुकूल दशाएं कैसी होनी चाहिए? पहली कि भारत का विशाल आकार व जनसंख्या है, इसलिए भारत में हवाई अड्डों की अति आवश्यकता हुई और उसका विकास हुआ। उसके बाद में भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख वायु मार्गों पर है। अगला, वायुयान निर्माण के लिए पर्याप्त एल्यूमीनियम उपलब्ध होता है और वायुयान निर्माण हेतु तकनीकी ज्ञान भी देश में उपलब्ध है। उसके बाद में देखें कि देश का विशाल पर्यटन उद्योग है, इसलिए भी हवाई अड्डों की विशेष आवश्यकता हुई। उसके बाद में यदि देखें तो आपका राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में अध्ययन करें कि नागरिक उड्डयन के मामले में देश को 2022 तक 9वें से 30वें स्थान पर लाना है। अगला, वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की संख्या 2016 से 77 बढ़ाकर 2019 तक 127 करना है। अब मालवाहक सामान की मात्रा को 4 गुना बढ़ाकर 2027 तक 10 मिलियन टन करना है। उसके बाद में विमान सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक ले जाना है और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों व हेलीकॉप्टर अड्डों का विकास करना है। उसके बाद में वर्तमान समय में भारत में 23 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित हैं। वे शहर हैं, पहला कोलकाता, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा अहमदाबाद, चौथा हैदराबाद, गुवाहाटी, गोवा, कोझिकोड, कोच्चि, पोर्ट ब्लेयर, श्रीनगर, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम और इंदौर, मुंबई, नागपुर, अमृतसर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, वाराणसी, कोयम्बटूर, 22 नंबर है मंगलुरु और 23 नंबर तिरुचिरापल्ली। ये मुख्य रूप से 23 शहरों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत के अंदर स्थित है। इन घरेलू हवाई अड्डों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4 अक्टूबर 2012 को प्रदान किया है। उसके बाद में देखते हैं जल परिवहन। जल परिवहन की बात करें तो यह परिवहन का सबसे सस्ता सुगम साधन है जो भारी व स्थूल सामग्री के परिवहन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत व्यापारिक जहाजरानी बेड़े की दृष्टि से विश्व में 16वें स्थान पर है और देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण तथा नियमन हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। भारत के जलमार्ग को 2 भागों में विभक्त किया गया है। उसके बाद में देखें कि आंतरिक जल परिवहन यानी महासागरीय जल परिवहन और आंतरिक जल परिवहन भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायान हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में 1% योगदान देता है। देश के सर्वाधिक आंतरिक जलमार्ग क्रमशः उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम, केरल, बिहार तथा उड़ीसा में है। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग निम्नलिखित 6 जलमार्ग 2013 तक राष्ट्रीय जलमार्ग के तौर पर घोषित किए गए। पहला, राष्ट्रीय जलमार्ग 1
इलाहाबाद हल्दिया मार्ग 1986 में गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र का 1620 किलोमीटर लंबा जल मार्ग। दूसरा राष्ट्रीय जल मार्ग 2 सदिया घुबरी मार्ग 1988 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किलोमीटर लंबा जल मार्ग। तीसरा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 3 कोट्टापुरम कोल्लम जल मार्ग 1991। चौथा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 4 काकीनाडा पंडुचेरी कनाल जल मार्ग 2008 में। गोदावरी और कृष्ण नदी पर 1028 किलोमीटर लंबा जल मार्ग। पांचवा राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर 5 सरबतिया गम्हारा जल मार्ग 2008 में घोषित ब्रह्मणी नदी का 585 किलोमीटर लंबा जल मार्ग। 2013 में असम के बराक नदी पर 121 किलोमीटर का लखीमपुर भंगा मार्ग देश का छठा जल मार्ग। आंतरिक जल परिवहन के विकास में प्रमुख बाधाएं। पहली आती है नदियों का मौसमी होना, दूसरा जल स्तर में परिवर्तन होना, तीसरा जलप्रपात, चौथा अवसाद की अधिकता, पांचवा सदावाहिनी नदियों से सिंचाई की लहरें निकालने से जल की कमी आना आदि। महासागरीय जल परिवहन की बात करें तो भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा है। संपूर्ण तटरेखा पर 13 प्रमुख पतन तथा 200 लघु एवं मध्यम पतन है। भारत के अनुसार 90% व मूल्य के अनुसार 70% विदेशी व्यापार महासागरीय जल मार्गों द्वारा होता है। बंदरगाह या पतन यदि बात करें तो बंदरगाह फारसी भाषा का बंद प्लस दरगाह है, अर्थात बंद स्थान का घेरा शब्द है, जिसका अर्थ है समुद्र से बचाव करने वाला स्थान। बंदरगाह को हिंदी में पोताश्रय कहते हैं। बंदरगाह नदी या समुद्र के किनारे स्थित एक पोताश्रय होता है जहां जहाजों से माल उतारने तथा चढ़ाने की सुविधा उपलब्ध होती है। बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं जो कुल समुद्री व्यापार का 76% वहन करते हैं। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मरमगांव गोवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, कोच्चि केरल, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पूर्व में नावा सेवा आदि को सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें आगे तो पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह तुत्ती, कोरिन, एनोर व चेन्नई, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, पारादीप, ओडिशा, कोलकाता, हल्दिया, पश्चिम बंगाल, पोर्ट ब्लेयर व अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सम्मिलित किया गया है। मुंबई बंदरगाह की यदि बात करें तो ये भारत का सबसे बड़ा व सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, जो भारत का सर्वाधिक व्यापार 20% करता है। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। उसके बाद में बात करें कांडला बंदरगाह की तो कच्छ के रण यानी गुजरात में स्थित भारत प्रमुख बंदरगाह है। हाल ही में इसका नाम परिवर्तित करके दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद में आता है कोलकाता बंदरगाह, पूर्वी तट का सबसे बड़ा व मुंबई बंदरगाह के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? मुंबई, उसके बाद में दूसरा कोलकाता। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो आंध्र प्रदेश, ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह देखें तो भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह माना जाता है।
पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित यह भारत का सबसे नवीनतम 13वां बंदरगाह है। उसके बाद में कोची बंदरगाह की बात करें तो केरल इससे अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कोझिकोड या कालीकट की बंदरगाह की। ये केरल में स्थित है और इसी बंदरगाह पर सर्वप्रथम पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा तथा भारत व यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की थी। उसके बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र में भारत के सर्वाधिक बंदरगाह कितने हैं? 55, जिसमें 2 बड़े और 53 मध्यम बंदरगाह है। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड जो है यह देश की सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी है, जिसे भारत सरकार ने 24 फरवरी 2000 को मिनी रत्न का दर्जा दिया था। किसका दर्जा दिया था? मिनी रत्न का। पाइपलाइन की यदि बात करें तो परिवहन पाइपलाइन गैस एवं तरल पदार्थों के लिए लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक एवं सक्षम परिवहन प्रणाली है। भारत में पाइपलाइनों के माध्यम से ठोस खनिजों का द्रव्य चूर्ण के रूप में परिवहन किया जाता है। कुद्रेमुख से मंगलोर बंदरगाह तक पाइपलाइन द्वारा लोहे अयस्क पहुंचाया जाता है। भारत में पाइपलाइन की कुल लंबाई 14,400 किलोमीटर है। उसके बाद में यदि बात करें तो पाइपलाइन परिवहन कोलकाता पाइपलाइन परिवहन के लाभ की बात करें तो पाइपलाइन परिवहन के निम्नलिखित लाभ है। पहला देखते हैं, पाइपलाइन उबड़ खाबड़ या भू भागों में अतिरिक्त पानी के भीतर भी बिछाई जा सकती है। दूसरा, अन्य साधनों की अपेक्षा इनकी संचालन एवं रख रखाव की लागत है वो बहुत ही कम होती है। उसके बाद हम बात करें कि पाइपलाइनों में ऊर्जा की खपत कम होती है, जिससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती। पाइपलाइन के निर्माण द्वारा औद्योगिक क्षेत्र आपस में अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सुनिश्चित आपूर्ति, समय की बचत, प्रदूषण कम, इसके माध्यम से पाइपलाइन परिवहन किया जाता है। भारत की प्रमुख पाइपलाइनों के बारे में बात करें तो पहली आपकी आती है नाहरकटिया नूनमती बरौनी पाइपलाइन, जो ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1959 में की गई थी और इसके द्वारा एशिया की पहली पाइपलाइन असम से नाहरकटिया से बरौनी बिहार तक तेल शोधन कारखाने तक का इसका निर्माण किया गया था। इसकी कुल लंबाई 1167 किलोमीटर है। दूसरा, गुजरात की जो पाइपलाइन है उसमें अंकलेश्वर कोयली तेल पाइपलाइन है, कलोल साबरमती तेल पाइपलाइन, अंकलेश्वर बड़ौदा गैस पाइपलाइन गुजरात की प्रमुख पाइपलाइनें हैं। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन, यह 1256 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है जो मुंबई हाई से प्राप्त तेल को मथुरा शोधनशाला पहुंचाती है। उसके बाद में चौथी आपकी आती है मुंबई हाई अंकलेश्वर कोयली पाइपलाइन, महाराष्ट्र के मुंबई हाई से तेल व गैस को कोयली गुजरात तक पहुंचाती है। उसके बाद में यदि हम बात करें हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर की, जो HVJ के नाम से जाना जाता है, यह पाइपलाइन यह भारत की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन है। यह विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन भी है। इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। तो हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर विश्व की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना 1984 में की गई, जो 14,400 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों का संचालन करती है। उसके बाद में यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।
आगे फिर कभी किसी नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।